हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेट में ये सवाल पूछे गए थे। पेट 2021 के शिफ्ट 2 में ये सारे सवाल पूछे गए थे जो जीएस वाले खंड से पूछे गए थे। उनको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और स्किप मत करिएगा दोस्तों। और जो चैनल पर नए जुड़े होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इकोनॉमिक भाषा में अगर कहें, हम आर्थिक भाषा में कहें दोस्तों, तो इकोनॉमिक को तीन भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो जो सेवा क्षेत्र है दोस्तों, या अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है। यानी तृतीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो, या तृतीय क्षेत्र में आता है, तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला बन जाएगा। अगर प्राथमिक क्षेत्र की हम लोग बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग किसको शामिल करते हैं? कृषि को शामिल करते हैं। और वहीं में द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उत्खनन, यानी उत्खनन को हम क्या करते हैं? द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। अगर सेवा क्षेत्र में बात करें तो सेवा क्षेत्र में जैसे हो गया तृतीय, इसे तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं? जैसे हो गया आपका हवाई यात्रा हो गई, शिक्षा हो गई, बैंकिंग हो गई, यानी क्या हो गई? बैंकिंग हो गई, होटल मैनेजमेंट हो गया। ये सब सारे क्षेत्र क्या होते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपका टीचिंग करना, ये सारे जो सेक्टर होते हैं या तृतीय क्षेत्र में आते हैं, और जिसे हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। यही सवाल आपसे पेट 2021 में पूछा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति जो दूध के उत्पादन से संबंधित थी दोस्तों, और इसके जो जनक थे या हम कहें पिता थे, वो कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यम एम स्वामीनाथन की बात करें तो यह भारत में खाद्यान्न क्रांति के लिए, एक तरह से कहा जाए हरित क्रांति के पिता कहे जाते थे। भारत के लिए क्या थे? हरित क्रांति के, हरित हरित क्रांति के क्या थे? ये पिता थे दोस्तों। हरित क्रांति के पिता थे कौन? एम एम स्वामीनाथन। ठीक है। बलवंत राय मेहता की अगर हम लोग बात करें तो बलवंत राय मेहता भारत में क्या थे? पंचायतों से संबंधित थे। यानी पंचायतों से, पंचायतों से कौन संबंधित थे? बलवंत राय मेहता। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत का क्या किया गया था? सुझाव दिया गया था। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो दोस्तों, जब अगर हम लोग निवेश की बात करते हैं तो उसमें नई पूंजी पर, यानी अगर कोई नई पूंजी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसमें क्या होगा? रोजगार के ज्यादा सृजन होंगे, और इसी के फलस्वरूप क्या होगा? वृद्धि जो होगी अधिक संभावना होगी, क्योंकि जितने ज्यादा निवेश होंगे उतने ही इकोनॉमिकल क्या करेगी? इकोनॉमिक्स डेवलप करेगी। तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्तियां, जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट हुई थी। इसमें 34-52 लाख रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट की क्या हुआ है? एग्रीमेंट किया गया है। इसके माध्यम से क्या करेगा? तो धीरे धीरे इसकी संभावनाएं बढ़ती हैं कि क्या होगा? इसकी इकोनॉमिक्स बढ़ेगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्तियां। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की आकलन करती है वह कौन सा है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, यह भारत में क्या करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान जो है, अर्धसंघीय संरचना इसमें दिया हुआ है। तो अर्धसंघीय संरचना क्या है? भारत की यह विशेषता नहीं है, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य है। कहीं कहीं एकात्मक के लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन भारत एक संघीय व्यवस्था के रूप में आता है। तो अर्धसंघीय संरचना जो है, यह भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा सी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार
1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 91 में जिसके समय उस समय कौन वित्त मंत्री थे? तो ये भी सवाल पूछा है। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, यानी मनमोहन सिंह थे। जो मनमोहन सिंह थे या क्या थे? वित्त मंत्री थे उस समय। कौन थे ये? वित्त मंत्री थे। और आपसे सवाल कर रहा है कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला बन जाएगा। मनमोहन सिंह उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो भारत के संविधान में अनुसूची 7 में, अनुसूची अनुसूची 7 में दोस्तों 3 विषय दिए गए हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। इन्हीं सूचियों में क्या है, अलग अलग, जैसे संघ सूची पर जितने विषय शामिल हैं उन पर कानून कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। और राज्य सूची पर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकती हैं। तो इसी तरह से जो दंड और प्रक्रिया संहिता है, यह संघ सूची का विषय है। इस पर राज्य सरकार क्या करती है? कानून बनाने का अधिकार नहीं रखती है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। जबकि जेल, पुलिस और कानून और व्यवस्था या क्या है? राज्य सूची के विषय हैं। और इन पर कौन कानून बना सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि बलवंत राय मेहता कमेटी जी थी, इसने ही सर्वप्रथम भारत में क्या था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी। और इस कमेटी के अगर गठन की बात करें तो इस कमेटी का जो गठन हुआ था 1997 में, 1957 में क्या हुआ था? इस कमेटी का गठन किया गया था। अशोक मेहता कमेटी जो है दोस्तों, इस कमेटी ने बलवंत राय मेहता कमेटी के समीक्षा के लिए 1977 में इसका गठन किया गया था। 1977 में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था। और इसी अशोक मेहता कमेटी ने यह सिफारिश की थी, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायतों की, उसमें से मध्य स्तरीय व्यवस्था को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि सवाल ये भी बना है दोस्तों कि किस कमेटी ने मध्य स्तरीय व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो वह कौन सी कमेटी थी? अशोक मेहता कमेटी थी, जिसका गठन 1977 में किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसमें राज्य के नीति निदेशक जो है या राज्यों से नागरिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। राजनीति निदेशक सिद्धांत है। अगर इनको संविधान की बात करें तो यह भाग 4 में शामिल है। संविधान के भाग 4 में शामिल है। आर्टिकल की अगर हम लोग इसमें बात करें तो इनके जो आर्टिकल हैं वह 36 से लेकर 51 तक का इनका उल्लेख मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40 40 या निर्देश करता है राज्यों को कि अपनी क्षमता के अनुसार वह क्या करें? ग्राम पंचायतों का गठन करें। तो अनुच्छेद क्या करता है? 40 जो है सरकारों का यह निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करें। कभी कभी दोस्तों इसके भाग पूछ लेता है, तो संविधान के भाग 9 में, यानी भाग 9 में भी पंचायत बात की गई है, पंचायत से संबंधित। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि भाग 9 में भी पंचायतों की बात की गई है। और आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल 40 में इसकी बात की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो नींबू खट्टा होता है दोस्तों, इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम होता है साइट्रिक अम्ल होता है। यानी साइट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है? नींबू में खट्टेपन का स्वाद होता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला बन जाएगा। फार्मिक अम्ल की अगर हम लोग बात करें तो यह चींटियों में पाया जाता है। यानी
या चींटियों में पाया जाता है। और एसिटिलिक अम्ल बात करें तो या सिरका में पाया जाता है, यानी सिरिका में। जो सिरका है, एसिटिलिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है या चींटियों में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल जो है या नींबू के खट्टेपन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्कट जनक यानी कर्कट जनक रसायन से होता है। जो कर्कट जनक रसायन होते हैं दोस्तों, अगर यह आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो इसके जो वजह बनती है या कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? यानी जो हमारी बॉडी होती है, इनकी जो सबसे ऊपरी त्वचा होती है, यह क्या कहलाती है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। यानी एपिडर्मिस जो है ऊपरी त्वचा होती है, अगर हिंदी में बात करें तो अधिचर्म, यानी अधिचर्म, या हम कह सकते हैं एपिडर्मिस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली का प्रवाह सर्किट से कब होता है? जो बिजली का प्रवाह है दोस्तों, जब हम लोग स्विच को बंद होने पर, यानी जब स्विच को बंद करते हैं तो उस समय बिजली का जो सर्किट प्रवाह होता है वो सर्किट में संचालित होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला होगा, स्विच बंद होने पर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? यानी प्रतिरोध की एक आपकी इकाई या मात्रक पूछ लिया है, तो यह ओम का मात्रक होता है। यानी प्रतिरोध जो है या ओम का मात्रक होता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? यानी जो भूटान है, इसे हम लोग थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है खाड़ी देशों के सऊदी अरब की राजधानी है। यानी आपका राइट आंसर बन जाएगा बी, सऊदी अरब। बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला होगा, 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है दोस्तों, या द हेग में स्थित है। द हेग में स्थित है। आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है? तो यह जो खजुराहो मूर्ति कला है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर शासक की बात करता है तो चंदेल शासकों के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? अगर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा तो वैसे अस्थाई सदन होता है, लेकिन इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वह 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन आपसे यहाँ कार्यकाल पूछ रहा है तो प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार दोस्तों या खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नब काले बारा उत्सव, यानी नब काले बारा उत्सव जो है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो या ओडिशा राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? तो जो हरितगृह गैस नहीं है,
जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ती, वह कौन सी है? नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन में देखें तो वायुमंडल में इसकी उपस्थिति जो है लगभग 78% अकेले है। वायुमंडल में हमारे 78% अकेले नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति किसने लाई थी? डलहौजी के शासनकाल में आई थी। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धनवंतरी क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कभी कभी चिकित्सक दे देता, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त के काल में थे और ये चिकित्सक पेशा अपनाए थे, इसलिए आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। प्लासी का अगर युद्ध की बात करें तो यह 1757 में लड़ा गया था। 1757 में इस युद्ध का हुआ था। वंडीवास का जो युद्ध था दोस्तों, यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, जो 1760 में इस युद्ध का किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह दोस्तों 1929 में 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, जिसको हम लोग लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं, और इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो यह केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगर राज आपसे पूछ लेता है तो राजस्थान बताइएगा, और नाम पूछता है तो केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान बताइए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।